हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम राज है और मैं अभी वोल्टास के ट्रेनिंग रूम में मौजूद हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रबल शूटिंग के बारे में, ट्रबल शूटिंग ऑफ HVAC। तो मैंने कुछ यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना रखी है और इसमें सारे सेगमेंट को मैंने वन बाई वन मैंने लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंडिविजुअली वन बाई वन। और ट्रबल शूटिंग के बारे में यहाँ पर मैंने ट्रबल शूटिंग लिखा हुआ है। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रबल शूटिंग क्या होता है। ट्रबल शूटिंग हमारे HVAC में कोई प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर उसको फिक्स कर देना, उसको सॉल्व कर देना, दैट इज कॉल्ड द ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, मशीन डज नॉट कूलिंग। एसी मशीन डज नॉट कूलिंग। 90% डोमेस्टिक एसी में या फिर सेंट्रलाइज एसी में ये प्रॉब्लम्स होता है कि मशीन कूलिंग नहीं कर रहा है। वैसे केसेस में एज अ गुड टेक्नीशियन, एज अ गुड ऑपरेटर हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, चेक ऑल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक एम्पियर, वोल्टेज, वायरिंग कनेक्शन etc। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे टेक्नीशियन का, अगर मैं एक अच्छा टेक्नीशियन हूं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं उसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि चेक ऑल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक एज एम्पियर, मतलब करंट। मशीन को चालू करके एम्पियर की वैल्यू चेक कर लेंगे कि एम्पियर की वैल्यू कितना है। वोल्टेज देख लेंगे, सिंगल फेज है या 3 फेज है। वायरिंग का जो कनेक्शन हमने बना रखी है वो चेक कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में इसी में जो अगला स्टेप होगा वो होगा टेस्टिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक एज PCB, रिले, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, मोटर, वाइंडिंग। तो स्नेक जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेक करना। जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को टेस्ट करना, PCB को टेस्ट करना, रिले को टेस्ट करना, ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करना, कैपेसिटर को टेस्ट करना, मोटर वाइंडिंग को टेस्ट करना, सेंसर को टेस्ट करना। इन सारी चीजों को आपको टेस्ट करना होगा। थर्ड स्टेप में जो है वो है एयर फिल्टर चेक। एयर फिल्टर को आपको चेक करना होगा कि हमारा एयर फिल्टर ब्लॉक है या फिर एयर फिल्टर में डस्ट है, उसको आपको सर्विस करनी होगी, एयर फिल्टर की आपको सफाई करनी होगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिमोट और थर्मोस्टेट सेटिंग। आपको अगला स्टेप में ये चेक करना होगा कि कहीं हमारा जो कस्टमर है वो रिमोट से कोई गलत सेटिंग तो नहीं बना रखी है, उन्होंने कुछ दूसरी जो बटन्स होती है रिमोट की उसको कहीं दबा कर न रखा हो, तो रिमोट को आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको लीकेज चेक करनी होगी, लीक टेस्टिंग। तो लीक टेस्टिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अलग अलग तरीके से लीकेज को टेस्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रोसेस है वो है सोपी वाटर से चेक करते हैं लीकेज को। दूसरा जो यहाँ प्रोसेस मैंने लिखा है वो है लीक डिटेक्टर डिवाइस से चेक करते हैं। जो थर्ड प्रोसेस है वो है एयर प्रेशर। कभी कभी हमारा जो टेक्नीशियन लोकल साइट पर कंप्रेशर के थ्रू मशीन में एयर प्रेशर देकर लीकेज को चेक करता है। और जो अगला स्टेप है वो है नाइट्रोजन चार्जिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन चार्जिंग
अगर आप डोमेस्टिक एसी है, अगर आपका साइट अगर डोमेस्टिक है तो नाइट्रोजन चार्ज कर जब आप नाइट्रोजन चार्ज करोगे तो उस दौरान आपका जो प्रेशर होना चाहिए नाइट्रोजन का वो 400 psi टू 500 psi शुड बी मैक्सिमम। 400 psi से 500 psi होना चाहिए। और अगर आप सेंट्रलाइज साइट पर काम कर रहे हो तो आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो 700 टू 800 psi होना चाहिए। तो आपने लीक टेस्ट कर लिया। लीक टेस्ट करने के बाद आपको लीकेज कोई अगर पर्टिकुलर जगह में सपोज करो आपको लीकेज मिल गया, उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा नाइट्रोजन को रिलीज कर देना। जो भी मशीन में आपने नाइट्रोजन चार्ज कर रखी है उन सारे नाइट्रोजन को आप रिलीज कर दो। रिलीज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्रेजिंग करना। डू द ब्रेजिंग, मैंने यहां लिखा है डू द ब्रेजिंग। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस यूज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस यूज करेंगे और साइट पर एलपीजी यूज होता है। तो ब्रेजिंग करेंगे उस जगह पर जहां पर आपने लीकेज को फाइंड आउट किया है। उसके बाद ब्रेजिंग करने के बाद दोबारा फिर से लीक टेस्ट करेंगे और लीक टेस्ट में दोबारा फिर से नाइट्रोजन चार्ज करेंगे। उस दौरान प्रेशर यही होना चाहिए। नाइट्रोजन दोबारा फिर से आपने लीकेज को टेस्ट किया। उसके बाद सपोज आपको लीकेज नहीं मिला, नो लीकेज फाइंडिंग, लीकेज नहीं मिला मतलब आपका ब्रेजिंग हो गया, लीकेज नहीं है। उसके बाद जो भी नाइट्रोजन चार्ज किए हो दोबारा उसको रिलीज करो। अगेन नाइट्रोजन रिलीज, दोबारा फिर से नाइट्रोजन को रिलीज करेंगे। उसके बाद वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम नेक्स्ट स्टेप में वैक्यूम आपको करना होगा। वैक्यूम के लिए 29 इंचेस जो है वो रीडिंग होना चाहिए, आइदर 700 माइक्रोन। 700 इज अ स्टैंडर्ड रीडिंग, माइक्रोन में स्टैंडर्ड रीडिंग होता है 700। उसके बाद आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज करना होगा, ये फाइनल प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमने मशीन हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों को चेक कर लास्ट में रेफ्रिजरेंट नहीं है तो हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेफ्रिजरेंट को टेस्ट कैसे करते हैं, हमारे मशीन में रेफ्रिजरेंट है या नहीं। उसके लिए आपको हर एक गैस का 3 प्रेशर होता है। सपोज R22 है तो इसकी 3 प्रेशर है। एक है इसका सक्शन प्रेशर जो होता है 60 psi टू 70 psi। एक होता है इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 260 psi और एक होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 160 psi। ये जो हर एक रेफ्रिजरेंट की अपनी अलग-अलग प्रेशर होती है, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर एज वेल एज स्टैंडिंग प्रेशर। लेकिन ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर के ऊपर भी, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है। तो मशीन को आपने चालू किया और मशीन को चालू करने के बाद आप चेक करोगे उसकी स्टैंडिंग प्रेशर। स्टेप नंबर 1 स्टैंडिंग प्रेशर। स्टैंडिंग प्रेशर अगर जितना होना चाहिए उससे कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहा है, सो दैट टाइम हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मशीन में गैस नहीं है। पॉइंट नंबर 2 एम्पियर वैल्यू चेक करेंगे। एम्पियर वैल्यू नॉमिनल एम्पियर वैल्यू जितना होना चाहिए उससे अगर कम दिखा रहा है तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मशीन में गैस नहीं है। थर्ड प्रोसेस है मशीन को ऑफ करके स्टैंडिंग प्रेशर मेजर करेंगे और स्टैंडिंग प्रेशर अगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो हम इंश्योर करेंगे कि गैस नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड वंस अगेन